प्रिय विद्यार्थियों, गत कक्षा में आपको मौर्य डायनेस्टी पढ़ाई गई थी और मौर्यों में आपको मैंने बताया था कि बेटा 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको प्रतिवर्ष पूछता है। उसमें आपको 2 बताए थे, या तो आपको मौर्यों के प्रशासन के बारे में पूछा जाता है या अशोक के धर्म के बारे में पूछा जाता है। उसी कक्षा में बताया था कि अगली कक्षा में आपके साथ एक नए राजवंश के साथ शुरुआत की जाएगी और ये नया राजवंश था गुप्त साम्राज्य, जिसके ऊपर आज आपके साथ वार्तालाप किया जाएगा। गुप्त साम्राज्य में आपको बता दिया गया था बेटा कि यहां भी 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कई बार यहां समुद्रगुप्त पे प्रश्न पूछा जाता है और कई बार गुप्त साम्राज्य में कला विज्ञान साहित्य की प्रगति की समीक्षा कीजिए, और कई बार समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, समीक्षा कीजिए, या समुद्रगुप्त की दिग्विजयों का सिलसिलेवार वर्णन कीजिए। ये तो हुई बड़े प्रश्नों की बात है। आज हम पढ़ेंगे राजवंश के बारे में, इसके छोटे छोटे, जिस प्रकार आपके साथ मौर्यों के बारे में चर्चा की गई थी। पहले बेटा आपके साथ चर्चा की जाएगी गुप्त कौन थे। गुप्तों के बारे में विद्वानों का मतभेद है। विद्वान अलग अलग इनकी राय रखते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये लोग शूद्र थे, कुछ की मान्यता है कि ये ब्राह्मण थे, कुछ की मान्यता है कि ये वैश्य थे, और कुछ की मान्यता है ये क्षत्रिय थे। इतिहासकार केपीएस जायसवाल की मान्यता थी कि ये शूद्र थे और इन्होंने अपने ग्रंथ में इनको शूद्र बताने का प्रयास किया। दूसरा, ये ब्राह्मण थे। ये मत प्रसिद्ध इतिहासकार रायचौधरी का है। तीसरा, ये वैश्य थे। इस मत के समर्थक पीएस आलतेकर महोदय थे। उन्होंने इसे वैश्य बताने का प्रयास किया। चौथे, कि ये क्षत्रिय थे। इस मत के प्रमुख समर्थक गौरीशंकर हीराचंद ओझा और प्रोफेसर चट्टोपाध्याय थे। लेकिन अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि ये ब्राह्मण थे, और वो इसका सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या बताते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता, जिन्होंने पूना ताम्रपत्र अंकित करवाया था, उसमें स्वयं को इसने भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण बताया था, और यह गोत्र ब्राह्मणों में होता है। इसलिए संभवतः अधिकांश विद्वानों की मान्यता है कि ये ब्राह्मण थे और भारद्वाज गोत्रीय थे। अब इनके लिए आगे क्या था उसके ऊपर चर्चा। पहले इसकी जाति के बारे में, दूसरा इनकी उत्पत्ति स्थल के बारे में कि गुप्त राजवंश था, इसका उद्भव कहाँ हुआ, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा मगध में हुआ था। कहाँ हुआ था? मगध में। पहला जाति के बारे में मतभेद, और दूसरा इनका उत्पत्ति स्थल। अब तीसरा, इस राजवंश की स्थापना कौन करता है। इस राजवंश की स्थापना के बारे में पहला इस वंश के संस्थापक के बारे में आता है कि बड़ा इस वंश का संस्थापक कौन था। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इसके बारे में आपको बड़ा मात्र 3 बातें ही याद करनी है, जिनके बारे में कभी कभी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आपको यहां प्रथम वर्ष में इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है, अक्सर कई बार पूछ लेते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, इतना ही आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम श्रीगुप्त था। अब श्रीगुप्त का क्या बेटा, 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इस वंश का संस्थापक आए तो श्रीगुप्त, और इसकी राजधानी आए तो गया। यहां आपको ध्यान रखना है बेटा इस बात को। इस बात को ध्यान कैसे रखना है बेटा कि यहां गुप्तों की 4 राजधानियां बेटा, उन चारों राजधानियों के बारे में अलग अलग आपको ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आपको यह पूछे कि गुप्तों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, गया। दूसरा बेटा, गुप्तों की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। फिर बेटा, वह कौन सा गुप्त शासक था जिसने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन बनाई थी। और चौथा प्रश्न बेटा यह है कि प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए किस गुप्त शासक ने अपनी राजधानी अयोध्या बना ली थी। ये 4 प्रश्न बेटा गुप्तों की राजधानी के बारे में।
अब ये पूछे आपसे कि गुप्तों की आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आपका उत्तर होगा गया। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, आपका उत्तर होगा पाटलिपुत्र। और फिर गुप्तों की वह कौन सी राजधानी थी जो उनकी दूसरी राजधानी के रूप में काम में आती थी, तब आपका उत्तर होगा उज्जैन। या वह गुप्तों की कौन सी राजधानी थी जो वहां से वो अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को संचालित करते थे, अयोध्या। अब इनके साथ प्रारंभिक राजधानी गया थी जिसे श्रीगुप्त ने बनाई थी। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी पाटलिपुत्र थी जिसे समुद्रगुप्त ने बनाई थी। द्वितीय राजधानी उज्जैन थी जिसे शकुन को परास्त कर करके चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाई थी। और चौथी राजधानी स्कंदगुप्त ने अपने प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए उसने साकेत अर्थात अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। इसलिए गुप्त काल में ये 4 राजधानियां रही थी। अगला है कि इसने चीनी बौद्ध भिक्षुओं के लिए अपनी राजधानी में एक बुद्ध विहार का या एक बुद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। कई बार पूछ लेते हैं कि उस बुद्ध विहार अर्थात बुद्ध मंदिर का निर्माण क्या था, तो इसका नाम था मृगशिखावन। मृगशिखावन इसका नाम था। और ये मंदिर अर्थात विहार इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया था। और इसका खर्चा वे करने के लिए इसको उसने 24 गांव दान में दे दिए थे। यहाँ आपको बता दिया गया, श्रीगुप्त पे 3 बातें पूछता है। इस वंश का संस्थापक कौन था, उसकी राजधानी कौन सी थी, और चीनी बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसने किस विहार का निर्माण करवाया था। अब आता है दूसरा शासक। दूसरे शासक का नाम बेटा घटोत्कच था। ये नाम उस शासक का था। इस शासक के बारे में आपको कभी भी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ये उस श्रृंखला में एक श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध के रूप में ही आपके काम में आता है, उससे ज्यादा नहीं। कई बार ये पूछ लेते हैं कि गुप्त राजवंश का दूसरा शासक कौन था, जब आपका उत्तर होगा घटोत्कच, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछते हैं। अब बेटा इसके बाद आता है, उसको आपको याद करना है। उसमें आपसे 4-5 बातें पूछता है। वो 4-5 बातें कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इस शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ये था बड़ा चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 20 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। इसके बारे में आपको 4-5 बातें हैं, वो महत्वपूर्ण है। एक तो मैं आपको तुलनात्मक रूप से बताता हूँ, 4 बातें आपको इस तरीके से याद रखनी है। जब आपसे प्रश्न ये किया जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तब तो आपका उत्तर होगा श्रीगुप्त। फिर आपसे पूछा जाए गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और फिर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर होगा समुद्रगुप्त। और फिर आपसे पूछा जाए उत्तरवर्ती गुप्तों में सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। यहां आपको 4 बातें बताई और इनको 4 तरीके से आपको याद करना है। जिस प्रकार राजधानियां बताई थी कि गुप्त राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, सबसे महत्वपूर्ण राजधानी कौन सी थी, द्वितीय राजधानी के रूप में कौन सी राजधानी काम में आया करती थी, और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने के लिए कौन सी राजधानी काम में आया करती थी। ठीक उसी प्रकार ये पूछे कि इस राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आपका उत्तर श्रीगुप्त होगा। इस राजवंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, तब आपका उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। और तीसरा, इस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, जब आपका उत्तर समुद्रगुप्त होगा। और चौथा, उत्तरवर्ती या बाद के राजाओं में से गुप्त वंश का कौन सा शासक सबसे शक्तिशाली था, या उत्तरवर्ती शासकों में या पीछे वाले शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, स्कंदगुप्त। अब आपको चंद्रगुप्त पर बड़ा 5 बातें ही याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। कौन कौन सी 5 बातें आपको याद रखनी है, उसके ऊपर आपके साथ चर्चा की जाती है। पहला, गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम स्वतंत्र राजे की या महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाला महाधिराज राज की उपाधि या महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था, तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। दूसरा, वह कौन सा गुप्त शासक था
जिसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक नवीन संवत चलाया था? तब आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जिस संवत को प्रारंभ किया था उस संवत का नाम गुप्त संवत था और यह संवत उसने 319 अर्थात 320 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चलवाया था। तीसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? वहां आपको सीधा सा उत्तर देना है लिच्छवी राजवंश की। कौन सी? लिच्छवी राजवंश की राजकन्या कुमार देवी के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चौथा इसी से संबंधित है, इस विवाह के स्वरूप उसने रजत मुद्राएं चलाई थी और वह रजत मुद्राएं चलाई थी वो राजा और रानी के प्रकार की थी कि उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह करने के उपलक्ष्य में कौन सी मुद्राएं चलाई? राजा रानी प्रकार की। और वो किससे निर्मित थी? आपका उत्तर होगा रजत से। पांचवा इसका उससे भी महत्वपूर्ण है, क्या किया था? प्राचीन काल में प्राचीन भारत में जो शासन का स्वरूप हुआ करता था वो राजतंत्रात्मक हुआ करता था और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासक जो होता था उसकी मृत्यु के पश्चात ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे ही युवराज घोषित कर दिया जाता था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ने इस वर्जना का पहली बार उल्लंघन किया। आपको ये यक्ष प्रश्न पूछता है तो किस प्रकार से पूछता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। रखना कैसे है, अब इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न ये पूछे कि उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम योग्यता के आधार पर अपने उत्तराधिकारी का निर्धारण किया था। तब आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम होगा। ये पहला शासक था जिसने अपने उत्तराधिकारी का निर्धारण वरिष्ठता के स्थान पर योग्यता के आधार पर किया था। ये 5 बातें तुम्हें किस पे पूछी जाती हैं? चंद्रगुप्त प्रथम पे। आपको बताया श्रीगुप्त आए तो मात्र आपसे 3 बातें पूछी जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं। घटोत्कच पे आपसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है और चंद्रगुप्त के बारे में जब आपसे राय ली जाती है तो आपसे मात्र ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला शासक है जिसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ये गुप्तों का सबसे महत्वपूर्ण शासक है और सबसे शक्तिशाली शासक है जिसे चंद्रगुप्त प्रथम योग्यता के आधार पर अपने जीवन काल में ही उसे युवराज नियुक्त कर देता है और उसकी मृत्यु के पश्चात वह गुप्त राजवंश की गद्दी पर बैठता है जिसका नाम समुद्रगुप्त होता है। और इसके बारे में आपके साथ जो चर्चा की जाएगी वो अगली कक्षा में की जाएगी। इसके ऊपर आपको प्रश्न क्या पूछता है, इसकी विजयों के बारे में पूछता है या इसके इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में आपसे वो प्रश्न करता है। उनमें से आपको याद करना निश्चित रूप से आवश्यक है। आज आपके साथ इतना ही। अगली कक्षा में आपके साथ समुद्रगुप्त की दिग्विजय हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा की जाएगी। शुक्रिया।